हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 40 पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में इंडस्ट्रीज़ का बेसिक जान लिया था। आज हम इस लेक्चर में इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन जानने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ आपके लिए इन सभी एग्जाम्स में बेनिफिट देगी, तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज इनको ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और ओनरशिप के आधार पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं 4 भागों में। कौन कौन से? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है। और देखिए, साइज के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ओनरशिप के आधार पर भी इनको हम 4 भागों में सब डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। आई होप आपको इनका एक ओवरव्यू क्लियर है, तो हम इनको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम रॉ मटेरियल के आधार पर देखते हैं तो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। देखिए, प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। किस जगह? इन फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल में, कॉटन टेक्सटाइल में, डेयरी सेक्टर में, लेदर प्रोडक्ट्स में। ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो हमारे फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स डेराइव होते हैं, उस इंडस्ट्री के लिए उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। और ये पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम ऑनरशिप के आधार पर देखना चाहें तो हम इनको प्राइवेटली ओन्ड एंड कोऑपरेटिव या फिर स्टेट ओन्ड ऑनरशिप के अंडर रख सकते हैं। जो प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री है, इसका मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जो किसी इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है, चलाई जाती है। फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप। अगर हम स्टेट ओन्ड या फिर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उनको स्टेट ओन्ड या फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के अंडर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक पार्टनरशिप किसी स्टेट एंड इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में जो पार्टनरशिप वाला इंडस्ट्री है, उसको हम जॉइंट सेक्टर के अंडर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट पार्टनरशिप है किस किस के बीच में? महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड बजाज ग्रुप के बीच में। तो ये एक जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है। अगर हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज को एनहांस करने में एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है। देखिए, इस सेक्टर में स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, इवन वर्कर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अमूल डेयरी। अगर हम साइज के आधार पर इनको क्लासिफाई करना चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया है, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल के आधार पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी हम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उस इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं, और इसके अलावा उस इंडस्ट्री से कितना आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हमें मिल रहा है। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ लेसर अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही कम टेक्नोलॉजी इनपुट्स की ज़रूरत होती है। वहीं लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन यहाँ होता है। यहाँ लार्ज संख्या में यानी ज़्यादा मात्रा में कैपिटल और मैन पावर की ज़रूरत होती है और हैवी इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी की भी ज़रूरत होती है। देखिए, कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी हमें इंडस्ट्रीज को किस जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उनको जान लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, इसका मतलब है जिस जगह पे रॉ मटेरियल्स हमें अवेलेबल है तो हम उसी जगह पे अगर इंडस्ट्री को इंस्टॉल करेंगे
तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बचेगा। तो यही कोशिश की जाती है इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल करने से पहले कि जहाँ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर वो लोकेट की जाए। दूसरा, पावर सोर्सेज। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पावर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर लेबर, इसकी भी बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, देखिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए, तो हमारा जो लिंक है ट्रांसपोर्टेशन के साथ वो अच्छा होना चाहिए। देखिए, हम किसी भी फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं कई बार, फिर उनको फिनिश्ड गुड बनाने के बाद उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट कैपिटल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और ऐसी हमें इंडस्ट्री इंस्टॉल करनी चाहिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से प्रभावित हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए, एक जियोग्राफिकल थ्योरी के हिसाब से किसी इंडस्ट्री की लोकेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, वेट लूजिंग का मतलब है किसी फिनिश्ड गुड का नेट वेट जो रॉ मटेरियल का नेट वेट है उससे कम है, तो उसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी के पास इंस्टॉल करते हैं, लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाएगी, और ग्लास इंडस्ट्री। अगर किसी मटेरियल में कोई भी लॉस या गेन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसी इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल और मार्केट के बीच में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन है, लेदर है। अगर कोई इंडस्ट्री वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, वेट गेनिंग का मतलब है किसी फिनिश्ड गुड का नेट वेट फाइनल जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम वेट गेनिंग इंडस्ट्री कहते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री को मार्केट के पास में लोकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हैवी मशीनरी है, ये सब। इंडस्ट्रीज को जनरली टेम्परेचर एरियाज में, सी पोर्ट्स में और कोल माइंस के पास लोकेट किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे रीजन को हम इंडस्ट्रियल रीजन बोल देते हैं। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंसेंटिव्स, सब्सिडाइज्ड पावर, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे देश के जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सके, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल किया जा सके। किसी इंडस्ट्रियल साइकिल में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो इसमें रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट और पावर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर यानी इनपुट के अंदर आते हैं। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो इसमें मेनली प्रोसेसिंग आती है। ठीक है, जो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, गिनिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है। और हम फाइनल स्टेप यानी कि जो हमारा आउटपुट है उसको देखते हैं, तो इसमें मेनली हमारे फिनिश्ड गुड्स आते हैं जिनको हम आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में, उनको हम जान लेते हैं। एक है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। देखिए दोस्तों, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है, बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन है, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला इंडस्ट्रियल रीजन है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन है। तो आप मैप के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये अहमदाबाद वडोदरा वाली बेल्ट है, मुंबई पुणे बेल्ट है, इसके अलावा कोल्लम तिरुवनंतपुरम वाली बेल्ट है, इसके अलावा बेंगलोर तमिलनाडु वाली बेल्ट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, इसके अलावा छोटा नागपुर वाली बेल्ट है, हुगली बेल्ट है, और दिल्ली गुड़गांव और मेरठ वाली बेल्ट है। इसके अलावा कुछ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अम्बाला अमृतसर हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
बिजनौर उत्तर प्रदेश में, ये वाला इंडस्ट्रियल रीजन है। इसके अलावा इंदौर, देवास, उज्जैन वाला रीजन है एमपी में। जयपुर, अजमेर वाला रीजन है राजस्थान में। कोल्हापुर, साउथ कन्नड़, महाराष्ट्र कर्नाटका में। इसके अलावा नॉर्थन मालाबार केरला में, मिडिल मालाबार ये भी केरला में। इसके अलावा देखिए अडिलाबाद, निजामाबाद आंध्र प्रदेश में है। इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। भोजपुर, मुंगेर बिहार वाला रीजन। इसके अलावा दुर्ग, रायपुर छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर, कोरबा ये भी छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा वैली असम में। तो ये कुछ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखाए गए हैं और इनकी लोकेशन मैप में है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।